नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स या आंकड़े नहीं है, ये कहानी है। एक कहानी कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया में चल रहे ट्रेंड्स को एक तरह से चुनौती दे रही है। तो चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है दुनिया की इकोनॉमी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ते कर्ज और ट्रेड को लेकर अनिश्चितता मतलब इन सब चीजों से जूझ रही है। और फिर दूसरी तरफ है भारत की अर्थव्यवस्था जो एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रही है। सच तो यह है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बनी हुई है जो अपनी स्टेबिलिटी और मजबूत फंडामेंटल्स का दम दिखा रही है। तो इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम इंडिया को दुनिया के सामने रखकर देखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि इस जबरदस्त स्टेबिलिटी के पीछे आखिर राज क्या है। उसके बाद हम उन इंजनों की बात करेंगे जो इस ग्रोथ को चला रहे हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस सब का असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। और आखिर में जाहिर है हम इंडिया के फ्यूचर ब्लूप्रिंट पर भी एक नजर डालेंगे। तो सवाल यह है कि इस कामयाबी की नींव क्या है? आखिर वो कौन से मजबूत पिलर्स हैं जिन पर भारत की ये शानदार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टिकी हुई है? चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेटर है। FY27 के लिए जो अनुमान है वो है 6.8 से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ का। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी के तौर पर अपनी लीडरशिप बनाए हुए है। ग्रोथ तो एक बात है, लेकिन उतना ही इंप्रेसिव है महंगाई पर कंट्रोल। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच एवरेज महंगाई पता है कितनी थी? सिर्फ 1.7% के आसपास। ये अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। और ये एक बहुत साफ संकेत है कि इकोनॉमी स्टेबल है, अच्छे से मैनेज हो रही है। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि आम आदमी की खरीदने की ताकत कम नहीं होती। अच्छा, अब बाहरी फ्रंट पर देखें तो वहां भी इंडिया अपनी ताकत दिखा रहा है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसे हम CAD भी कहते हैं, वो जीडीपी के सिर्फ 0.8% के लेवल पर है, जो कि बहुत कम है। ये दिखाता है कि देश के बाहरी फाइनेंस काफी मजबूत और सस्टेनेबल हैं। तो मन में सवाल आता है कि ये महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई, इतनी कम हुई कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहला, एक अच्छा मॉनसून। दूसरा, बेहतर फूड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज। और तीसरा, सरकार का सही टाइम पर एक्शन लेना। इन तीनों ने मिलकर कीमतों को कंट्रोल में रखा। किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है उसका बैंकिंग सेक्टर, और वो भी काफी अच्छी हालत में है। बैंकों के जो NPAs होते हैं, यानी वो लोन्स जिनके डूबने का खतरा होता है, वो अब तक के सबसे निचले लेवल पर हैं। और साथ ही जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, MSMEs, उन तक लोन भी अब तेजी से पहुंच रहा है। और यही तो है जो जमीनी लेवल पर ग्रोथ को असली बूस्ट देता है। तो ठीक है, नींव तो बहुत मजबूत है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये ग्रोथ असल में आ कहां से रही है? कौन से वो इंजन हैं जो इंडियन इकोनॉमी की गाड़ी को आगे खींच रहे हैं? चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें एक जबरदस्त कमबैक देखने को मिल रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे पुराने सेक्टर्स की बात नहीं है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाईटेक फील्ड्स में भी एक बड़ा जंप देख रहे हैं। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा इंडस्ट्रियल बेस और मजबूत और फ्यूचर प्रूफ बनता है। और ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की नहीं है। इंडिया का जो इनोवेशन का जज्बा है, वो उसके स्टार्टअप इकोसिस्टम में साफ झलकता है, जो अब दुनिया के टॉप 3 में से एक है। ये नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप का एक असली पावर हाउस बन चुका है। फिर आता है हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो लगातार इंडिया की ग्रोथ का एक मेन पिलर बना हुआ है। ये न सिर्फ जीडीपी और शहरों में रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स है, बल्कि IT और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे एरिया में तो इसके एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया के एवरेज से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और जानते हैं, यहां तक कि इंडिया का जो सबसे ट्रेडिशनल सेक्टर है, एग्रीकल्चर, वो भी अब मॉडर्न हो रहा है। अब फोकस सिर्फ फसलों पर नहीं है, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसके 2 सीधे फायदे हैं। एक तो किसानों की इनकम बढ़ती है, और दूसरा, देश की फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत होती है। ठीक है, ये सब बड़े बड़े नंबर्स या जीडीपी ग्रोथ, ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब इसी बात को समझते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल वेलफेयर में कैसे बदल रही है।
और देखिए, यहीं पर ये सारे आंकड़े असल में मायने रखते हैं। देश में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो घटकर लगभग 5.3% पर आ गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे करोड़ों लोगों की बदलती जिंदगियों की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि इंडिया की ग्रोथ सही मायनों में लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रही है। जॉब मार्केट की बात करें तो वहां भी एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग और खास तौर पर महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं। नए लेबर कोड्स और इंडस्ट्री के हिसाब से जो स्किलिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी वजह से जॉब मार्केट अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इंक्लूसिव, यानी सबके लिए बन रहा है। देखिए, एक मजबूत इकोनॉमी का सीधा असर लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पर पड़ता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, यानी लोग अब ज्यादा लंबा जी रहे हैं, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। ये सब मिलकर एक बेहतरीन साइकिल बनाते हैं। तो आज की तस्वीर तो काफी इंप्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे क्या? भारत का फ्यूचर प्लान क्या है? चलिए अब उस स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर एक नजर डालते हैं जो इंडिया की ग्रोथ की अगली कहानी लिखेगा। इंडिया का भविष्य असल में आज ही बन रहा है, फिजिकल भी और डिजिटल भी। एक तरफ सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब का बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है। जल जीवन मिशन के जरिए पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरतें अब पहले से कहीं ज्यादा गांव तक पहुंच रही हैं। और इन सब के पीछे है सरकार का एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भविष्य के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, ये ग्रोथ किसी भी कीमत पर नहीं आ रही। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। भारत क्लीन एनर्जी में जबरदस्त निवेश कर रहा है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का। यह दिखाता है कि एक ग्रीन फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट कितना सीरियस है। आगे देखते हुए भारत टेक्नोलॉजी को बहुत स्मार्ट तरीके से अपना रहा है। डेटा को अब एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह देखा जा रहा है। एआई पॉलिसी में इनोवेशन और सबको साथ लेकर चलने यानी इंक्लूजन के बीच एक बैलेंस बनाया जा रहा है। और शहरीकरण को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक जरिया माना जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहतर कल बनाने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर में सारी बात इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। इतनी मजबूत नींव के साथ आने वाले दशक में भारत एक तरफ तेज इनोवेशन और दूसरी तरफ इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका विकास, इन दोनों के बीच का ये नाजुक बैलेंस कैसे बनाएगा? इस सवाल का जवाब ही इंडिया के अगले दशक की कहानी लिखेगा। और शायद यही इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा निचोड़ है।